नमस्कार। जल यानी पृथ्वी पर जीवन का आधार, और यही जल सिविल सेवा परीक्षाओं में भूगोल का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा भी है। तो आज हम स्लाइड्स के जरिए पृथ्वी के वाटर सिस्टम्स को समझेंगे, इसके लगातार चलने वाले साइकिल से लेकर महासागरों की विशाल धाराओं तक, और ये भी जानेंगे कि ये हमारे ग्रह को आकार कैसे देती हैं। चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? हम इसे नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट तो कहते हैं, लेकिन ये आंकड़ा हमें बताएगा कि ये बात असल में कितनी सच है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह के मौसम और जीवन को समझने की पहली सीढ़ी है। तो सबसे पहले आइए उस प्रोसेस को समझते हैं जो पृथ्वी के सारे वाटर सिस्टम्स को चलाता है। इसे कहते हैं वाटर साइकिल यानी जल चक्र। ये एक ऐसा सिस्टम है जो लगातार चलता रहता है और जीवन के लिए बेहद जरूरी है। तो ये जल चक्र आखिर है क्या? इसे पानी के एक कभी न खत्म होने वाले सफर की तरह सोचिए। पानी महासागरों से भाप बनकर ऊपर आसमान में जाता है, वहां से बारिश बनकर जमीन पर लौटता है और फिर नदियों के रास्ते वापस महासागरों में पहुंच जाता है। मतलब ये एक कुदरती रीसाइक्लिंग सिस्टम है जो पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाता है। इस साइकिल के 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, इवैपोरेशन या वाष्पीकरण, जिसमें सूरज की गर्मी पानी को भाप में बदल देती है। दूसरा है कंडेंसेशन यानी संघनन, जिसमें यह भाप ठंडी होकर बादल बनाती है। और तीसरा है प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण। जब ये बादल भारी हो जाते हैं तो पानी बारिश या बर्फ के रूप में धरती पर वापस आ जाता है। अब जब हम ये जान गए हैं कि पानी घूमता कैसे है, तो चलिए देखते हैं कि ये कहाँ और कितना मौजूद है। ये समझना प्रतियोगी परीक्षाओं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 97.3%। ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है ना? ये हमारे ग्रह पर मौजूद कुल पानी का वो हिस्सा है जो एक ही बहुत बड़े सोर्स में पाया जाता है। जी हां, पृथ्वी का 97.3% पानी महासागरों का खारा पानी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे याद रखना है। हमारे ग्रह का लगभग सारा पानी पीने या खेती के लिए सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और यहीं से वाटर मैनेजमेंट की चुनौती शुरू होती है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी बताती है। 97.3% तो महासागरों में है, बाकी बचा उसमें से 2% बर्फ की चोटियों में जमा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ताज़ा पानी हमारे इस्तेमाल के लिए है, जैसे नदियों और झीलों का पानी, वो कुल पानी का बहुत ही छोटा हिस्सा है। नदियों में तो सिर्फ 0.0001% है। यह आंकड़ा हमें बताता है कि पानी बचाना कितना जरूरी है। अच्छा, खारेपन की बात हो रही है तो एक मजेदार फैक्ट बताता हूं। इजराइल के डेड सी में नमक इतना ज्यादा है कि पानी बहुत डेंस मतलब सघन हो जाता है, और इसी वजह से लोग उस पर आसानी से तैर सकते हैं, डूबते ही नहीं। महासागर का पानी कभी भी शांत नहीं रहता, वो हमेशा चलता रहता है, हमेशा गति में रहता है। चलिए अब इसकी गति के पहले प्रकार को समझते हैं। एक तो है आम लहरें और दूसरी है विनाशकारी सुनामी। हम सब ने समुद्र के किनारे लहरों को तो देखा ही है। ये तरंगे तब बनती हैं जब हवा समुद्र की सतह से टकराती है, और हवा जितनी तेज चलती है लहरें भी उतनी ही बड़ी बनती हैं। सिंपल। लेकिन सुनामी हवा से नहीं बनती, ये समुद्र के नीचे होने वाली बड़ी घटनाओं से बनती है, जैसे कि भूकंप या ज्वालामुखी फटना। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है बंदरगाह की लहर, क्योंकि ये बंदरगाहों पर आके भारी तबाही मचाती है। अगर इसकी ताकत का अंदाजा लगाना हो तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2004 की हिंद महासागर सुनामी है। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस सुनामी की ताकत इन आंकड़ों से साफ पता चलती है। सोचिए, 9.0 की तीव्रता का भूकंप, लहरें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज थीं और 15 मीटर से भी ज्यादा ऊंची। और हां, एग्जाम के लिए फैक्ट बहुत जरूरी है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट इसी सुनामी में पूरी तरह से डूब गया था। अब महासागर की दूसरी बड़ी हलचल पर आते हैं। ये लहरों की तरह अचानक नहीं आती, बल्कि एक लय में, और इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं ज्वार भाटा की। तो ज्वार भाटा असल में समुद्र के पानी के लेवल का दिन में 2 बार ऊपर उठना और नीचे गिरना है। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है सूरज और चांद की शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो महासागरों के पानी को अपनी ओर खींचते हैं।
अब देखिए, जब सूरज, चांद और पृथ्वी तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं तो उनकी मिली-जुली ताकत से सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, जिन्हें बृहत ज्वारभाटा या स्प्रिंग टाइड कहते हैं। लेकिन जब वे एक राइट एंगल बनाते हैं तो उनका खिंचाव बढ़ जाता है, जिससे छोटे ज्वार आते हैं। इन्हें कहते हैं लघु ज्वारभाटा या नीप टाइड। अच्छा, तो ज्वार भाटा सिर्फ एक नेचुरल घटना नहीं है, इसके कई फायदे भी हैं। इससे जहाज़ों को बंदरगाह तक आने जाने में मदद मिलती है, मछुआरों को ज़्यादा मछलियां पकड़ने में आसानी होती है, और तो और इससे बिजली भी पैदा की जा सकती है। चलिए, अब महासागर की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी हलचल पर चलते हैं। ये हैं महासागरीय धाराएं, जो एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं। तो ये महासागरीय धाराएं दो तरह की होती हैं, गर्म और ठंडी। गर्म धाराएं जैसे कि गल्फ स्ट्रीम इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा की गर्मी को ध्रुवों की ओर ले जाती हैं। वहीं ठंडी धाराएं जैसे लैब्राडोर धारा ध्रुवों के ठंडे पानी को भूमध्य रेखा की ओर लाती हैं। ये एक तरह से पृथ्वी का नेचुरल एयर कंडीशनर है। इस नक्शे में इन धाराओं का पूरा ग्लोबल नेटवर्क दिखता है। लाल रंग में गर्म धाराएं हैं और नीले रंग में ठंडी। ये एक विशाल नदी सिस्टम की तरह है, जो पूरी दुनिया में गर्मी को फैलाता है और पृथ्वी के तापमान को कंट्रोल में रखता है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, जिस जगह पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वो जगह दुनिया का सबसे अच्छा मछली पकड़ने का इलाका बन जाता है, जैसे जापान के पास। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, यहाँ घना कोहरा भी बनता है, जो जहाज़ों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, ये सभी गतियाँ, तरंगें, ज्वार भाटा और धाराएं, ये सब मिलकर हमारे ग्रह के ग्लोबल क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करती हैं? इस पूरे सिस्टम को समझना ही भूगोल की असली खूबसूरती है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमेशा ही बहुत ज़रूरी रहा है। तो चलिए, इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर अपनी पकड़ को और भी मजबूत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक हैरान कर देने वाले तथ्य से। हमारी पृथ्वी का सोचिए लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो क्या इसका मतलब यह है कि पानी की कोई कमी ही नहीं है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, असली कहानी कुछ और ही है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? 5 मुख्य बातें। पहले, हमारे ग्रह पर पानी का वितरण कैसा है, फिर वो कभी न रुकने वाला जलचक्र, और उसके बाद समुद्र की 3 अहम गतियां, लहरें, ज्वार भाटा और धाराएं। एक तरह से ये रिवीजन के लिए एक परफेक्ट रोड मैप है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, एक पहेली जैसी। अगर हमारी धरती का इतना बड़ा हिस्सा पानी से ढका है, तो फिर पीने लायक यानी मीठा पानी इतना कम क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर सिविल सेवा परीक्षाओं में भी देखने को मिलता है। और इस पहेली का जवाब वो इस टेबल में छिपा है। जरा इस पर नजर डालिए। कुल पानी का लगभग 97.3% तो महासागरों में है, और वो खारा है। जो मीठा पानी है, जैसे नदियां या झीलें, वो तो इसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। परीक्षा के लिहाज से ये आंकड़े काफी महत्वपूर्ण हैं। अब यहां एक जरूरी टर्म आता है, सैलिनिटी यानी लवणता। इसका मतलब सिंपल सा है, 1000 ग्राम पानी में कितने ग्राम नमक है। और महासागरों की औसत लवणता है लगभग 35 भाग प्रति 1000। मतलब हर 1 किलो समुद्री पानी में आपको 35 ग्राम नमक मिलेगा। उच्च लवणता को अगर समझना होना, तो इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता, मृत सागर। यहाँ पानी इतना ज्यादा खारा और घना है कि लोग इस पे आराम से तैर सकते हैं, डूबते ही नहीं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी पृथ्वी के ग्लोबल प्लम्बिंग सिस्टम की, यानी जल चक्र। ये भूगोल का एकदम बुनियादी कॉन्सेप्ट है और परीक्षाओं में इससे जुड़े सवाल तो आते ही रहते हैं। जल चक्र यानी वाटर साइकिल है क्या? ये वो प्रक्रिया है जिससे पानी लगातार अपना रूप बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और जमीन के बीच घूमता रहता है। ये एक सटीक परीक्षा के लिए तैयार परिभाषा है। ये जो डायग्राम है, ये पूरी कहानी को एकदम जिंदा कर देता है। देखिए, सूरज की गर्मी से पानी भाप बनता है, फिर ऊपर जाकर ठंडा होता है और बादल बनाता है, और आखिर में बारिश, बर्फ या ओले के रूप में वापस जमीन पर आ जाता है। ये चक्र ये कभी नहीं रुकता। तो इस पूरे चक्र के 3 मुख्य चरण हैं, वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन, फिर संघनन यानी कंडेंसेशन,
और आखिर में वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन। इन्हें याद रखना बहुत आसान है और यही इस पूरे जल चक्र की बुनियाद है। चलिए अब हम महासागरों की गतियों पर आते हैं और इसमें सबसे पहले बात करते हैं लहरों की। एक बात यहां साफ कर लेना जरूरी है कि लहरें, ज्वार भाटा और धाराएं, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं और इनके बनने के कारण भी बिल्कुल अलग हैं। देखिए, आम लहरें तो हवा से बनती हैं, लेकिन सुनामी ये बिल्कुल अलग है। ये तब बनती है जब समुद्र के नीचे कोई बहुत बड़ी हलचल हो, जैसे भूकंप आ जाए या ज्वालामुखी फट जाए। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है बंदरगाह लहर। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये आती है तो पूरे के पूरे बंदरगाह तबाह हो जाते हैं। इस तस्वीर से सुनामी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जरा सोचिए, 15 मीटर मतलब लगभग 5 मंजिला इमारत जितनी ऊंची पानी की दीवार जब तेजी से आगे बढ़ती है तो कितनी तबाही मचा सकती है। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी इसका एक बहुत ही दुखद उदाहरण है। उस घटना ने हम सबको दिखाया कि ये प्राकृतिक आपदाएं कितनी ज्यादा विनाशकारी हो सकती हैं। लहरों के बाद अब बारी है ज्वार भाटा यानी टाइड्स की। याद है हमने कहा था कि लहरें हवा से बनती हैं? ज्वार का कारण हवा नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी। ये एक बहुत जरूरी अंतर है जिसे याद रखना चाहिए। तो चलिए एक क्विक सा सवाल। समुद्र के पानी का दिन में 2 बार एक लय में ऊपर उठना और नीचे गिरना, इसे क्या कहते हैं? लहर, ज्वार या धारा? बिल्कुल सही, इसका जवाब है बी, ज्वार। तो ये ज्वार आते कैसे हैं? ये डायग्राम इससे समझाता है। असल में चांद और सूरज की जो ग्रेविटी है वो धरती के पानी को अपनी तरफ खींचते हैं और इसी खिंचाव की वजह से ज्वार आते हैं। और ये तो एक क्लासिक परीक्षा का प्रश्न है। जब सूरज, चांद और धरती तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं तब आते हैं वृहद ज्वार यानी सबसे ऊंचे ज्वार, और जब वे समकोण पर होते हैं तब बनते हैं लघु ज्वार जो सबसे छोटे ज्वार होते हैं। पर ये ज्वार सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, इनके काफी व्यवहारिक उपयोग भी हैं। जैसे उच्च ज्वार के समय जहाज़ों को बंदरगाह में आने जाने में आसानी होती है। मछुआरों को भी फायदा होता है क्योंकि मछलियां किनारे के पास आ जाती हैं। और हाँ, इससे बिजली भी बनाई जाती है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी विषय पर, धाराएं यानी करंट्स। इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें समुद्र के अंदर बहती हुई विशाल नदियों की तरह सोचा जाए जो हमेशा एक ही दिशा में बहती रहती हैं। मोटे तौर पर धाराएं 2 तरह की होती हैं, गर्म और ठंडी। गर्म धाराएं जैसे कि गल्फ स्ट्रीम भूमध्य रेखा से गर्मी को ध्रुवों की तरफ ले जाती हैं, और ठंडी धाराएं जैसे लैब्राडोर धारा इसका उल्टा करती हैं। वो ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडे पानी को भूमध्य रेखा की तरफ लाती हैं। और इन धाराओं का असर बहुत जबरदस्त होता है। ये तटीय तापमान को नियंत्रित करती हैं। जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वो जगह मछली पकड़ने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक होती है। लेकिन हाँ, इन्हीं जगहों पर घना कोहरा भी बनता है जिससे जहाज़ों के लिए नौ संचालन मुश्किल हो जाता है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सब सिर्फ भूगोल की किताबों की बातें नहीं हैं। ये सब जुड़ा हुआ है वैश्विक जलवायु से, व्यापार से और हमारी अर्थव्यवस्था से। अब एक सवाल जिसके बारे में सोचा जा सकता है, इन वैश्विक धाराओं में अगर कोई बदलाव आता है तो इसका भारत के मॉनसून और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है?